नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। इसी साल बिहार में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन दलित वोट पर दावेदारी पेश करना अभी से ही शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी आगामी 28 फरवरी को दलित समागम करने वाले हैं। दलित समाज के बड़े नेता हैं। एनडीए खेमे में ही दलित समाज के एक और बड़े नेता चिराग पासवान भी हैं। क्या ये सीट शेयरिंग में शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए जीतनराम मांझी दलित समागम कर रहे हैं, या दलित समागम के जरिए दलितों को एकजुट करने का जीतनराम मांझी का ये रणनीति है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार हैं। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। धीरेन्द्र जी, शक्ति प्रदर्शन जीतनराम मांझी दिखा रहे हैं या फिर ये अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं कि दलित समाज हमारे साथ है? क्या है जीतनराम मांझी की ये दलित समागम? देखिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरीके का सम्मेलन होना बिहार की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। मैं तो शुक्रगुजार महसूस कर रहा हूं जीतनराम मांझी का कि वो दलित के नाम पर समागम करने जा रहे हैं। अदरवाइज बिहार की धरती इस बात की गवाही देगी, इतिहास खंगाल के देखिए, यहाँ जाति के नाम पर सम्मेलन होता रहा है। अगर वो दलित सम्मेलन करने की बात कर रहे हैं तो एक बड़े चंक की बात कर रहे हैं। यहाँ कास्ट के नाम पर सम्मेलन हुआ है। नीतीश कुमार जो आज बिहार की राजनीति के अक्षुण्ण बादशाह बने हुए हैं, इनकी बिहार की राजनीति की बादशाहत की शुरुआत कुर्मी चेतना रैली से ही हुई थी, तो वो भी चुनावी साल था। आपका प्रश्न बड़ा सही है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है सीट बंटवारे को लेकर, एनडीए में दलित का बड़ा नेता कौन है इसको लेकर, और एनडीए में दलित वोट बैंक के आसरे बड़ी हिस्सेदारी किसकी लगे इसको लेकर। वजह इसके पीछे यह है कि अब तक बिहार की राजनीति में दलित वोट बैंक पर एक छत्र अधिकार माना जाता था कि लोजपा का है, एनडीए खेमा से। वहीं आरजेडी खेमा से सीपीआई एमएल को माना जाता है, हालांकि सीपीआई एमएल कई बार अलग चुनाव लड़ी है। जीतनराम मांझी का यह शक्ति प्रदर्शन कहीं न कहीं अपने खेमा में, मतलब एनडीए ब्लॉक में चिराग पासवान की पार्टी के मुकाबले अपना बड़ा कद दिखाने की कोशिश है। चिराग पासवान की पार्टी के मुकाबले सीट शेयरिंग में बराबरी के हिस्से की दावेदारी की कोशिश है। हाल के दिनों में जीतनराम मांझी बिहार के कई विधानसभा में सम्मेलन कर रहे, माने उनकी पार्टी सम्मेलन कर रही थी, जिसमें वो अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता के हैसियत से शिरकत किए हैं। उन्होंने कहा भी ये दुख वो सार्वजनिक किए हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमको कुछ नहीं दिया गया, बिहार के बाई इलेक्शन में जिस तरीके से हमको मिलना चाहिए था नहीं मिला, अब हम चुप नहीं रहेंगे। तो ये चुप नहीं रहेंगे, राजनीति में चुप नहीं रहने का मतलब शोर करना नहीं होता है। राजनीति में चुप नहीं रहने का मतलब ये होता है कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और हम अपने गठबंधन में या जिससे भी हमको सीट प्राप्त करना है उसके सामने हम अपनी ताकत का एहसास कराएं। ध्यान रखिएगा कि ये दलित के नाम पर सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में हर पॉलिटिकल पार्टी का, खासकर रीजनल पार्टी की बात मैं करूं तो जातिगत वोट बैंक है उनका हर का। जैसे चिराग पासवान की पार्टी है तो मूल वोट बैंक उनका पासवान है, पासवान जाति के लोग उनके पूरे वोट बैंक का आधार है। लालू यादव की पार्टी, यादव उनके समस्त वोट बैंक का आधार है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके समस्त वोट बैंक का कुशवाहा जाति जो है वो आधार है। उसी तरीके से जीतनराम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, इसके वोट बैंक का आधार मुसहर जाती है, जिसकी आबादी तकरीबन 4%, माने 4% से थोड़ा कम आंकी गई है। अगर जो दलित पॉलिटिक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि बिहार में पासवान और रविदास के बाद दलित वोट बैंक के हिसाब से मुसहर की सबसे बड़ी आबादी है। दिक्कत क्या है कि पहले इस आबादी को राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं माना जाता था, लेकिन जीतनराम मांझी लगातार प्रयास करके अपनी इस जाति को राजनीतिक रूप से सक्रिय कर दी है और अब इस जाति की राजनीतिक उपस्थिति को स्वीकार हर ब्लॉक में किया जा रहा है। मतलब हर ब्लॉक कहने वाले कि एनडीए ब्लॉक में और लालू यादव की पार्टी जो इंडिया अलायंस का ब्लॉक है उसमें किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अपनी इस मुसहर वोट बैंक के आसरे
दलितों के एक बड़ी परिप्रेक्ष्य पर बात करते हुए जीतन राम मांझी यह एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित के नाम पर जो सीट की शेयरिंग होगी उसकी हिस्सेदारी, सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमें चाहिए। ऐसा ना हो कि चिराग पासवान को ही बड़ी हिस्सेदारी मिल जाए और हम हमेशा की तरह कम पर कॉम्प्रोमाइज कर ले। जब मांझी जी बोल चुके हैं शायद कि 40 सीट हमको चाहिए, 40 सीटों पर उन्होंने कहा था कि हम तैयारी कर रहे हैं, 20 सीट हमें चाहिए, तो 20 की मांग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो एक बड़ी मांग रखना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान अकेले दलित वोट बैंक का नेता नहीं है। बिहार की राजनीति में अगर एनडीए को सरवाइव करना है तो दलित वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो हम हिंदुस्तान आवामी मोर्चा या जीतन राम मांझी को इग्नोर करना एनडीए के लिए उचित नहीं होगा। और इसी का एहसास कराना, यही मैसेज वो देना चाहते हैं 28 फरवरी को जो वो दलित समागम कराने जा रहे हैं उसके माध्यम से। हाल के दिनों में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में बयानों के जरिए तकरार देखा गया है। उपचुनाव की अभी अब बात कर रहे थे, उपचुनाव में चलते हैं। इमामगंज में चिराग पासवान प्रचार करने के लिए नहीं गए थे। कुछ वोट जो पासवान समाज के था वो एनडीए खेमे से कटा था। जो जनसुराज के प्रत्याशी थे वो पासवान समाज से थे, उनका वोट बैंक बढ़ा था। क्या ये तकरार जो उपचुनाव में दिखा वो तकरार अभी तक मांझी और चिराग में खत्म नहीं हुआ है, विधानसभा चुनाव तक चलेगा? देखिए ये है क्या ना कि अपने अपने गठबंधन में अपना अपना महत्व बढ़ाने की बात है। ये सही बात है कि दलित राजनीति को लेकर एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच में एक रस्साकसी चल रही है। कई बार ये प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से बयानों में झलकता भी है। ये भी सही बात है कि बाई इलेक्शन जो हुआ जिसमें जीतन राम मांझी की बहू चुनाव जीती इमामगंज से, वहां पर चिराग पासवान वोट प्रचार करने नहीं गए। और यह सीधा आरोप लगा चिराग पासवान पर कि जन स्वराज पार्टी से उम्मीदवार चूंकि उनका स्वजातीय था इसलिए अपने स्वजातीय उम्मीदवार को माइलेज दिलाने के लिहाज से चिराग पासवान वहां पर प्रचार करने नहीं गए। लेकिन इसके भी दो आयाम निकल कर आते हैं। शायद चिराग पासवान को इस बात का एहसास होगा कि मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन या जितेंद्र पासवान या चिराग पासवान ये मैसेज देना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी अपने क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं तो कर दिखाएं, ताकि जो बार बार जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान से कमजोर नहीं है ये साबित हो सके। और ये चिराग पासवान के लिहाज से जिन शब्दों का प्रयोग करना है वो जनता करे, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि इमामगंज के बाई इलेक्शन में जीतन राम मांझी ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया चिराग पासवान के समर्थन के बगैर। तो अब जाहिर सी बात है कि एनडीए में जीतन राम मांझी की हैसियत बाई इलेक्शन के बाद बड़ी हुई है। सवाल यह है कि जो जितेंद्र पासवान जनसुराज के कैंडिडेट थे, लगभग 37,000 वोट वो लेकर आए थे। ये वोट महागठबंधन खेमे के था या एनडीए खेमे के था, किसे माना जाए? मैं पहले भी आपको कहा कि संभवतः चिराग पासवान को इस बात का एहसास होगा कि मेरे जाने से वोट वहां पर ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि नेताओं की ये दावेदारी अब अपनी जगह है कि हम इस जाति के नेता हैं, लेकिन नेता वोट ट्रांसफर करा दे ये हमेशा नहीं दिख रहा है। हम पिछले कई चुनाव का अनुभव हम लोगों के पास है कि जिस जाति के आधार पर नेता अपने गठबंधन में सीट की मांग कर रहा था, वो नेता अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में अपनी जाति का वोट पाने में नाकाम रहा। तो इसका मतलब यह है कि जाति को कैश जरूर किया जा रहा है, लेकिन जाति अब नेताओं की गुलामी से धीरे धीरे मुक्त हो रही है। लोकसभा चुनाव में तो एकदम स्पष्ट झलकता है कि किसी भी जाति पर किसी नेता का अब अधिकार नहीं रहा है। तो हो सकता है कि चिराग पासवान को इस बात का एहसास हो कि मेरे वहां जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हो सकता है कि चिराग पासवान ये भी बताना चाहते हो कि अगर मेरे जाने से तुम जीत जाओ तो हम तुम्हारे जीत का रास्ता प्रशस्त नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कि जीतन राम मांझी का कद बढ़ना चिराग पासवान के कद घटने के बराबर होगा। कद की बात हो रही है, एनडीए में ही कद चिराग पासवान का ज्यादा है, यानी सीट उनको ज्यादा मिलने वाला है जीतन राम मांझी को। वो जाहिर सी बात है ना, चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, तो 5 सांसद हैं, उनको ज्यादा सीट मिलेगा। जीतन राम मांझी की उपस्थिति विधानसभा में है, लोकसभा में सिर्फ 1 सीट पर है। मांझी तो ये भी दावा कर सकते हैं ना कि विधानसभा में चिराग पासवान की उपस्थिति नहीं है। नहीं, 4 विधायक इनके हैं। बिल्कुल। लोकसभा में उनके सांसद थे तो उन्हें मिला 5 सीट। ये वो कर सकते हैं। अब इन्हीं दोनों दावेदारी के बीच से जो एनडीए का नेतृत्व है, खासकर भाजपा और जदयू, इसको अपना रास्ता निकालना है।
पेच यही फंसा हुआ है कि एक पार्टी जो है वो लोकसभा में मजबूत दिखता है और दूसरी पार्टी का ये कहना है कि वो लोकसभा में मजबूत है लेकिन विधानसभा में उनकी उपस्थिति ही नहीं है। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा जाता है कि चिराग पासवान के माध्यम से एनडीए के अंदर ही एक प्रयोग किया गया था, ऐसी चर्चा है ना। तो उस प्रयोग का परिणाम तो ये आना ही था कि आप जीतेंगे नहीं लेकिन हरा सब जगह देंगे। तो चिराग पासवान की उपस्थिति सदन के अंदर भले नहीं दिखी हो 2020 के इलेक्शन में, लेकिन 2020 के इलेक्शन में चिराग पासवान की उपस्थिति हर ईवीएम में दर्ज हुई है और उसी का फायदा मिला है। बीजेपी 74 सीट पर जीत कर आई। दलित वोट बैंक पर दावेदारी रखने वाले दो दल एनडीए के हिस्सा हैं। राजद का बयान आया है कि जो दलित समागम जीतनराम मांझी कर रहे हैं कि आपको जो दावेदारी आप कर रहे हैं, हिस्सेदारी आपको नहीं मिलने वाला है एनडीए के अंदर, चिराग पासवान को हिस्सेदारी मिलेगा। क्या राजद क्या कहेगी कि आपको भी मिलेगा और चिराग को? राजद का तो ये काम है कि एनडीए में लड़ाई लगाएं, वो अपनी राजनीति कर रही है। राजद को तो जवाब ये देना चाहिए कि आप कांग्रेस को कितना सीट देने जा रहे हैं, आप सीपीआई एमएल को कितना सीट देने जा रहे हैं, आप पशुपति पारस को कितना सीट देने जा रहे हैं। क्या पॉलिटिक्स में होता क्या है कि अपनी कमी को ढका जाता है और दूसरी की कमी को खोल के दिखाया जाता है। ये आरजेडी अपनी पॉलिटिक्स सही जगह पर कर रही है कि भाई आपको वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आरजेडी से जीतनराम मांझी कन्विंस हो जाएंगे तो हो सकता है कि जीतनराम मांझी स्विच कर जाए, लेकिन ऐसी स्थिति तो बनती हुई दिख नहीं रही है। आरजेडी की कोशिश यह है कि जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के माध्यम से एनडीए के पॉलिटिक्स को उलझा कर रखें। और एनडीए की तरफ से देखिएगा कुछ दिन में ये बयान आ जाएगा कि भाई हमारी बात छोड़ दीजिए। हो सकता है कि जीतनराम मांझी की तरफ से ये बयान आ जाए कि हमारी बात छोड़ दीजिए, राजद पहले ये बताए कि सीपीआई एमएल को कितना सीट देने जा रही है, कांग्रेस को कितना सीट देने जा रही है। ये गठबंधन के लिहाज से एक दूसरे पर निशानेबाजी इस तरीके से चलते रहती है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। सवाल इसलिए है कि राजद मतलब महागठबंधन के पास अब दलित वोट बैंक वाले अभी फिलहाल कोई दल नहीं है। पशुपति कुमार पारस अभी घोषित रूप से एनडीए नहीं, महागठबंधन के पास दलित वोट बैंक वाला एक बड़ी पार्टी है सीपीआई एमएल। सीपीआई एमएल का जो ठोस जनाधार है वो दलितों के बीच में ही है। यद्यपि सीपीआई एमएल बौद्धिक राजनीति का माने कम्युनिस्ट विचारधारा के बौद्धिक राजनीति करने के लिए जानी जाती है, लेकिन जो वोट बैंक में जनाधार जो है उसका वो दलित वोट बैंक ही है। और उस वोट बैंक का ही फायदा था 2020 के विधानसभा चुनाव में कि राजद की जो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो 70 के पार पहुंच गई, 80 के आसपास पहुंच गई थी। तो ये कहना कि उसके पास दलित वोट बैंक नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये बहुत लॉजिकल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बिहार में दलित वोट बैंक को लेकर 3 पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, सीपीआई एमएल, एक खेमा जो कि आरजेडी के साथ है, चिराग पासवान की पार्टी और हम पार्टी जो कि एनडीए के पास है। इस समय एनडीए में घमासान मचा हुआ है या घमासान मचने की तैयारी हो रही है या ज्यादा सीट शेयरिंग को लेकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजद माने इस प्रेशर पॉलिटिक्स से अक्षुण्ण रहेगा, जल्द ही खेल वहां भी शुरू हो सकता है। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ थे। आगामी 28 फरवरी को जीतनराम मांझी दलित समागम करने वाले हैं। समागम के जरिए जीतनराम मांझी दलित वोट बैंक पर अपनी दावेदारी पेश तो जरूर करेंगे, लेकिन चिराग पासवान भी दलित समाज के बड़े लीडर हैं, एनडीए के हिस्सा हैं। क्या ये सीट बंटवारे में अपना शक्ति प्रदर्शन जीतनराम मांझी दिखाना चाहते हैं? ये तो जब 28 फरवरी को जीतनराम मांझी समागम करेंगे तो उस दिन पता चलेगा कि दलित समाज के कितने लोग मांझी के साथ हैं या कितने लोग चिराग पासवान के साथ हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।